नमस्कार साथियों मैं देवाराम सारंग स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे पपीता की खेती के बारे में। पपीता से संबंधित जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनसे संबंधित आज अपन बात करेंगे। पपाया के बारे में अपन आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पपीते का वानस्पतिक नाम है वो है कैरिका पपाया। पपीते का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? कैरिका पपाया। पपीते का वानस्पतिक नाम कैरिका पपाया है। पपीते का कुल है वो है कैरिकेसी। पपीते का कुल का क्या नाम है? कैरिकेसी। पपीता कैरिकेसी कुल से संबंधित है। पपीते का कुल है वो कौन सा है? कैरिकेसी कुल है। और पपीते में गुणसूत्र संख्या की बात करें तो गुणसूत्र संख्या कितने है? 18 है। पपीता में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 18 है। और अगर पपीता के उत्पत्ति स्थान बात करें, पपीता के उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वो है उष्ण अमेरिका। क्या है? उष्ण अमेरिका। उष्ण अमेरिका या दक्षिण अमेरिका। उष्ण अमेरिका या दक्षिण अमेरिका पपीता का क्या है? उत्पत्ति स्थान है। उत्पत्ति स्थान के बाद में अगर इसके फल प्रकार की बात करें तो फल प्रकार है बेरी या सरस। फल प्रकार क्या है? बेरी या सरस। बेरी या सरस फल प्रकार उन फलों का होता है जिनके फलों के अंदर बीज है जो गुदे में धसे हुए रहते हैं। तो पपीते के फल प्रकार है बेरी या सरस। अगर पपीते के खाने योग्य भाग की बात करें कि फल का कौन सा भाग है जो खाने योग्य है तो है वो है मीजोकार्प। फल का कौन सा भाग खाने योग्य है पपीता का? तो मीजोकार्प। यानी कि मीजोकार्प को हिंदी में कहते हैं मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति जो भाग है वो पपीता में खाने योग्य भाग है। अगर इसके बाद बात करें कि पपीते को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यहाँ इसकी बात करें उपनाम की बात करें, उपनाम या अन्य नाम, और पपीता को किस नाम से जाना जाता है तो इसको बोलते हैं मेलन ट्री। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेलन ट्री। और इसके अलावा इसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट फ्रूट। क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट फ्रूट। पपीते के उपनाम का अगर पूछे तो एक तो है मेलन ट्री और दूसरा है ब्रेकफास्ट फ्रूट। उसके बाद में अगर पुष्प क्रम के पूछे तो पुष्प क्रम है साइकोस, साइमोस या सेलेंट्री। पुष्प क्रम है साइमोस या सेलेंट्री। और अगर इसके बारे में अपन हम बात करते हैं सामान्य जानकारी के बारे में तो पपीते का पीला रंग किस वर्ण के कारण बनता है? कैरिका जैंथीन वर्ण के कारण। कैरिका जैंथीन वर्ण के कारण पपीते का जो पीला रंग है वो किस कारण होता है? कैरिका जैंथीन वर्ण के कारण। और अगर अपन बात करें कि लाल रंग किसके कारण होता है तो वो होता है लाइकोपिन। लाइकोपिन पिगमेंट के कारण यानी कि वर्णक के कारण पपीते का लाल रंग होता है। और लाल रंग के गुद्दे वाली किस्म कौन सी है? तो ताइवान। ताइवान जो पपीता के किस्म है इसका गुद्दा कैसा होता है? लाल रंग का होता है, गहरे लाल रंग का होता है। और अगर बात करें स्रोत यानी कि इसके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है या फिर कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है, पोषक तत्व, तो वो पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है पपीता। विटामिन ए या रेटिनोल भी कहते हैं इसको। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनोल। और बात करें कितनी मात्रा पाई जाती है तो वो पाई जाती है 2020 IU मात्रा इसके अंदर पपीता के अंदर विटामिन ए की पाई जाती है। अगर बात करें भारत में पपीता का आगमन पहली बार कब हुआ तो भारत में पपीता का आगमन है पहली बार वो 16वीं शताब्दी में हुआ था। 16वीं शताब्दी में भारत में पपीता का आगमन हुआ था। भारत में पपीता आया 16वीं शताब्दी में। और अगर इसकी जलवायु की बात करें तो वह उष्ण जलवायु को पड़ता है। उष्ण जलवायु पपीता किस जलवायु से संबंधित है? उष्ण जलवायु से संबंधित है। जलवायु के बाद में अगर अपन इसके सामान्य ताप की बात करें तो वो होता है 25 to 30, 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान इसका सामान्य तापमान रहता है। अगर इसके संवेदनशीलता की बात करें यानी कि पपीता सर्वाधिक किसके प्रति संवेदनशील होता है तो पपीता सर्वाधिक है वो पाले के प्रति संवेदनशील होता है। किसके प्रति संवेदनशील होता है? पाले के प्रति संवेदनशील होता है। संवेदनशील होता है पाले के प्रति। सर्वाधिक पाले के प्रति संवेदनशील होता है वो होता है पपीता। पपीता के बाद में होता है आंवला और आंवला के बाद में होता है अमरूद। सर्वाधिक पाले से नुकसान पपीता को होगा जो यानी कि पाला पड़ते ही पपीता बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में आंवला और उसके बाद में अमरूद। उसके अलावा ये जब जल भराव की समस्या होती है, जल भराव की समस्या, जल भराव की समस्या में भी पपीता क्या है कि बहुत ही संवेदनशील होता है। अगर मान लो ना पपीता के नर्सरी लगे हुए हैं उसमें ज्यादा जल भराव हो जाता है तो भी उसमें पपीता नुकसान होता है। तो उसमें तना गलन रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? अधिक जल भराव के कारण तना गलन रोग हो जाता है। पपीता में तना गलन रोग हो जाता है।
उसके बाद में अगर बात करें पर परागण, परागण की बात करें कि पपीता में कौन सा परागण होता है, तो वो होता है पर परागण। पपीता में कौन सा परागण होता है, पर परागण होता है। और इंटरमीडिएट की बात करें यानी कि माध्य की बात करें, किसके द्वारा होता है, तो वो होता है वायु के द्वारा। किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा पपीता में पर परागण होता है। इसके अगर पौधरोपण की बात करें यानी कि R/P की बात करें कि पपीता में पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखी जाती है, तो वो रखी जाती है सामान्यतः 2x2 मीटर। सामान्यतः कितने रखते हैं अपन, 2x2 मीटर रखते हैं। लेकिन एक पपीता की किस्म है पूसा नन्ना, पूसा नन्ना किस्म है, पूसा नन्ना किस्म, जिसको अपन किचन गार्डनिंग के रूम में उगाते हैं, उसके लिए रखी जाती है 1.25 इंटू 1.25 मीटर। पूसा नन्ना किस्म है पपीता के, उसके लिए R/P का मान कितना रखते हैं, R/P कितना रखते हैं, R/P रखते हैं 1.25 इंटू 1.25 मीटर रखते हैं। तो इनसे सामान्यतः एक हेक्टेयर में कितने पौधे लगते हैं, 6400 पौधे प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर जमीन के अंदर अगर अपन पौधे लगाते हैं पूसा नन्ना के 1.25 मीटर इंटू 1.25 मीटर R/P की दर से, तो लगभग 6400 पौधे लगेंगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं मूल बढ़त। ये मूल बढ़त है ठंड के प्रति। अपन को पता है दोस्तों, पपीता है जो पाले के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है। और अगर इसका एक मूल बढ़त है जो ठंड प्रतिरोधी मूल बढ़त है, कौन सा मूल बढ़त है, ठंड प्रतिरोधी मूल बढ़त, तो वो कौन सा है, कैरिका कैंडामरेसी, कैरिका कैंडामरेसी, कैरिका कैंडामरेसी। या इसको अपन माउंटेन पपाया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, माउंटेन पपाया, माउंटेन पपाया या कैरिका कैरिका कैंडामरेसी या माउंटेन पपाया है जो ठंड प्रतिरोधी मूल बढ़त है। अगर इसमें बात करें नर मादा अनुपात, तो कितना रखते हैं बगीचे में, नर मादा अनुपात 1:10 रखते हैं। 10 मादा पौधों पर एक नर पौधा लगाया जाता है, 1:10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1:10। पपीता के बगीचे में नर मादा अनुपात कितना रखा जाता है, तो वो रखा जाता है 1:10। अगर इसकी बात करें परिवर्धन या प्रोपगेशन के, परिवर्धन किसके द्वारा होता है, तो वो होता है बीज द्वारा। इसके अंदर परिवर्तन किसके द्वारा होता है, बीज द्वारा होता है। बीज के ऊपर जो पपीता का बीज है उसके ऊपर एक चिकनी परत पाई जाती है। पपीता के बीजों पर एक चिकनी परत पाई जाती है जिसको सार्कोटेस्टा कहते हैं, सार्कोटेस्टा। जो बीज होते हैं पपीता के, उनके ऊपर एक चिकनी परत पाई जाती है, उसको सार्कोटेस्टा कहते हैं। और इसका प्रोपगेशन बीज द्वारा होता है, परिवर्धन बीज द्वारा होता है। बीज की अंकुरण क्षमता की बात करें कि पपीता के बीज की जो अंकुरण क्षमता है वो कितनी है, तो वो है 3 माह। पपीता के बीज की अंकुरण क्षमता 3 माह होती है, यानी कि 3 माह तक पपीता के बीज में अंकुरित हो सकते हैं। अगर इसकी बीज दर की बात करें, सामान्य बीज दर रखते हैं अपन 250 से 300 ग्राम। पपीता की सामान्य बीज दर कितनी रखते हैं, 250 से 300 ग्राम। और अगर बात करें डायोसियस किस्म की, एक लिंगी पौधों की बात करें डायोसियस, तो डायोसियस के लिए रखते हैं 400 से 500 ग्राम। डायोसियस किस्मों में पपीता के बीज दर रखते हैं, वो रखते हैं 400 से 500 ग्राम। सामान्य पपीता के बीज दर अपन 250 से 300 ग्राम रखते हैं। अगर बात करें गायनोडायोसियस, गायनोडायोसियस में पपीता के बीज दर रखते हैं वो 150 ग्राम रखते हैं। कितनी रखते हैं दोस्तों, 150 ग्राम पर हेक्टेयर रखते हैं। ये बीज हेक्टेयर की बात कर रहे हैं अपन, हेक्टेयर। पपीता की सामान्य बीज दर है वो अपन 250 से 300 ग्राम हेक्टेयर रखते हैं पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में 250 से 300 ग्राम होते हैं। अगर डायोसियस किस्मों की बात करें, अगर अपन डायोसियस किस्म लगाना चाहते हैं पपीता की, तो उसमें बीज दर रखते हैं 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर। और अगर गायनोडायोसियस की बात करें तो वो रखते हैं अपन 150 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर। अब बात करते हैं अपन पपेन के बारे में। क्या पेपेन क्या होता है, पेपेन होता है जो कच्चे फलों से प्राप्त लेटेक्स होता है, कच्चे फलों से प्राप्त होता है। पेपेन है जो कच्चे फलों से प्राप्त होता है, ये एक लेटेक्स होता है, द्रव्य पदार्थ होता है। पेपेन को प्राप्त करने के लिए जो फलों में अपन चीरा लगाते हैं वो 3 mm गहरा लगाते हैं, 3 मिलीमीटर गहराई पर चीरा लगाते हैं। पेपेन प्राप्त करने के लिए पपीता के कच्चे फलों से अपन जो पेपेन प्राप्त करते हैं उसके लिए जो चीरा लगाते हैं वो कितना गहराई पर लगाते हैं, 3 मिलीमीटर गहरा लगाते हैं। और पेपेन कब प्राप्त किया जाता है, समय क्या है पेपेन प्राप्त करने का, तो समय है प्रातः काल 6 से 9 बजे तक। पेपेन है जो सुबह के समय
प्राप्त किया जाता है 6 AM से 9 AM। सुबह 6 से 9 बजे तक पेपेन प्राप्त हो सकता है। पेपेन में एंजाइम की बात करें, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एंजाइम होता है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो पाचन में सहायक होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाता है, पाचन में सहायक होता है। और अगर बात करें कि पेपेन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो पेपेन में प्रोटीन होता है वो 72% होता है। 72% जो है पेपेन के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। इसके उपयोग की बात करें अपन कि पेपेन का कहाँ उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग करते हैं दवाई उद्योग में। विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाने के लिए पेपेन का उपयोग किया जाता है। च्युइंगम बनाने में किया जाता है, च्युइंगम बनाने में। इसके साथ में इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में करते हैं। पेपेन का उपयोग चमड़ा उद्योग में करते हैं। उसके बाद में बात करें अपन सिंचाई की विधियां कौन सी है। पपीता के अंदर जो सिंचाई करते हैं वो किस विधि से करते हैं, तो वो करते हैं रिंग मेथड से। रिंग मेथड से सिंचाई की विधि करते हैं। और अब वर्तमान में बात करें, क्योंकि रिंग मेथड अब क्या है कि जो बूंद बूंद सिंचाई विधि है, ड्रिप सिस्टम है, वो उपयोग में करते हैं। ड्रिप सिस्टम अपन पपीता के अंदर रिंग मेथड से भी सिंचाई कर सकते हैं, वलय विधि से भी कर सकते हैं। और अगर अपने पास ड्रिप सिस्टम उपलब्ध है तो अपन ड्रिप सिस्टम से सिंचाई करेंगे तो इससे जल उपयोग दक्षता बढ़ जाती है। उसके बाद में अपन बात करें पपीता के रोगों के बारे में, तो पहला रोग है वो है पर्णकुंचन रोग। पर्णकुंचन रोग, पर्णकुंचन रोग या कर्ल वायरस। कर्ल डिजीज है जो ये वायरस से होती है। किससे होती है, वायरस से होती है। और इसका वाहक है सफेद मक्खी। वह कौन सा है, सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई है जो इसका पर्णकुंचन का वाहक है। दूसरा रोग है मोजेक रोग। मोजेक रोग, मोजेक रोग भी वायरस से होता है, वायरस से होता है। और इसका वाहक है एफिड। मोजेक रोग किससे होता है, वायरस से होता है। इसका रोग कौन सा, वाहक कौन सा, एफिड है। उसके बाद में अगर अपन बात करें, वहां के बाद में अपन बात करें रोग के बारे में। वहां के बारे में बात कर, पहला रोग हो गया पर्णकुंचन जो वायरस है, वाहक जनित होता है। दूसरा रोग है मोजेक रोग, वायरस जनित है, इसका वाहक है एफिड। इसके बाद में अगर अपन बात करें तीसरे रोग के बारे में, तीसरा रोग होता है आर्द्र गलन या डंपिंग ऑफ। आर्द्र गलन या डंपिंग ऑफ, डंपिंग ऑफ, तो ये होता है कवक जनित, कवक जनित रोग है। उसके बाद में अगर अपन बात करें चौथा रोग है तो होता है तना गलन रोग। तना गलन अधिक जल भराव के कारण होता है, यह भी कवक जनित रोग है। कवक जनित रोग। अपने रोग हो गए, 4 रोग होते हैं मुख्य रूप से। पर्णकुंचन रोग जो वायरस जनित होता है और वाहक है सफेद मक्खी। दूसरा रोग है मोजेक रोग जो वायरस जनित है, यह भी इसका वाहक है एफिड। तीसरा आर्द्र गलन रोग है कवक जनित। और चौथा रोग है तना गलन रोग, यह भी कवक जनित है। अगर इसमें अपन दैहिक विकार की बात करें तो दैहिक विकारों के लिए सभी पौधों की अलग से अपन एक क्लास लगा लेंगे उसके लिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं भंडारण की। इसका भंडारण होता है वो 13 से 14 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। सामान्य भंडारण करते हैं वो 30 to 14 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं। अगर इसके ऊपर उपज की बात करें तो वो होती है 40 से 50 किलो पर पौधा। एक पौधे से 40 से 50 किलो पपीता प्राप्त होता है। और अगर बात करें अपन पेपेन के, पेपेन के उपज पर बात करता है तो पेपेन होता है एक पौधे से 200 ग्राम। एक पौधे से सामान्य 200 ग्राम पेपेन प्राप्त होता है। और अगर एक फल से बात करें तो वो होता है 15 ग्राम। उसके बाद में अपन बात करते हैं परिरक्षण भार की। तो पपीता के बीजों का परिरक्षण भार होता है 50 ग्राम होता है। 1000 बीजों का भार कितना होता है, 50 ग्राम। परिरक्षण भार क्या होता है कि 1000 बीजों का कितना भार होता है, तो वो होता है 50 ग्राम। उसके बाद में अपन किस्म की बात करें तो किस्में 2 प्रकार की होती है, एक डायोसियस होती है और दूसरी गायनोडायोसियस होती है। और पेपेन का सर्वाधिक उत्पादित किस्म कौन सी, कोयम्बटूर 5। कोयम्बटूर 5 है जो जिसमें सर्वाधिक पेपेन होता है। तो ये बात थी अपने पपीता की। अगले क्लास में अपन बात करेंगे अनार के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।